फ्रेंड स्वागत है हम सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। अब तो फ्रेंड आज हम हमारा टीजीटी पीजीटी का जो यूथ कंपटीशन की बुक है उससे हम प्रैक्टिस सेट सेकंड यहाँ पर हम कवर करेंगे और पूरा इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आज। अगर आपने पहला हमारा प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में मैंने बना के रखा हुआ है, प्ले लिस्ट में आप वहाँ पर प्रैक्टिस सेट वन को देख सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सेकंड कवर करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखिए, जो हमारा पहला जनरल अवेयरनेस का हमारा पार्ट है तो इसमें कह रहा है कि हाँ, हाउ थिक इज़ द लिथोस्फेयर, यानी स्थल मंडल कितना मोटा होता है। जो हमारा स्थल मंडल होता है वो कितना मोटा होता है। 5 से 10 किलोमीटर होता है, तो 10 से 200 किलोमीटर होता है, 25 से 45 होता है, या फिर 10 से 25 किलोमीटर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये 10 से 200 किलोमीटर तक मोटा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ये बात कर रहा है, कह रहा है कि यदि हम जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाते हैं, यानी वो कह रहा है कि यदि हम जीएनपी से मूल्य ह्रास को घटाते हैं तो कौन सी समग्र आय प्राप्त होती है। सकल घरेलू उत्पाद, व्यक्तिगत आय, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या फिर हमारा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। तो करेक्ट आंसर की अगर यहाँ पर हम बात करें सेकेंड नंबर की तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, देखिए ग्रॉस नेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये शुद्ध राष्ट्रीय आय है यहाँ पर हमको मिलती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। प्राकृतिक रेशा नहीं है यानी जो नेचुरल तरीके से पैदा नहीं होता, वो आर्टिफिशियल है। ठीक है लिनन है, या फिर रेयान है, या फिर जूट है, या फिर कपास है। तो फ्रेंड यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, जूट कपास या नेचुरल है, लिनन भी नेचुरल है, लेकिन रेयान जो है वो हमारा नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, मैड मेड है। ठीक है, मैन मेड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर है, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। कह रहा है कि जो चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं उनमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, हीरा पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, या फिर सोना पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पर 4 नंबर में, तो यहाँ पर देखो लाइम स्टोन यानी पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने एक शिव मंदिर का निर्माण किया और इसे से जब्त सूर्य पीठिका से भर दिया। ये कह रहा है कि 11वीं शताब्दी के आरंभ में ही चोल राजा जो राजेंद्र प्रथम थे, उन्होंने एक शिव मंदिर का निर्माण किया था और इस मंदिर को किस से भर दिया था, यानी जब्त सूर्य पाटिका से भर दिया था। तो किस से भर दिया था, पालों से, या फिर बाकाटकों से, या फिर कलिंगों से, या फिर चालुक्यों से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 5 नंबर में, तो इन्होंने चालुक्यों जो होते हैं, चालुक्यों से इसको भर दिया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये कह रहा है कि ओयो ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है, करंट अफेयर क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू की, ठीक है, करने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की एक पहल का नाम उसने भागीदारी की है। तो उस पहल का नाम क्या है, अतुल्य भारत का ताज है, एक बेहतर भविष्य का ताना बाना है, संयुक्त भारत है, या फिर ये साझा ग्रह है। तो करेक्ट आंसर की अगर यहाँ पर हम 6 नंबर में बात करें तो हमारा क्या है, ये क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का ताज। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि देयर आर मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। वो कह रहा है कि जो कोशिका का विभाजन कितने प्रकार में होता है, कितने मुख्य प्रकार में होता है। तो 4 मुख्य प्रकार में होता है, 3 में होता है, 5 में होता है, या फिर 2 में होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 2 हो जाएगा, यानी कोशिका विभाजन के 2 मुख्य प्रकार हैं। ठीक है, वो हमारा करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी होती है बनाने वाले खनिज, यानी जो प्रॉपर्टी होती है उसके बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं। कह रहा है यहाँ पर देखिए, एनी नेचुरल मॉस ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट, यानी जो अर्थ की ऊपरी जो सतह बनाते हैं, क्रस्ट बनाते हैं, तो वो खनिज जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं, कचरा कहते हैं, या फिर पत्थर कहते हैं।
तो 8 नंबर की अगर हम बात करें तो इसको सेल ही बोलते हैं, यानी रॉक से बना हुआ। जो हमारी पहली जो परत होती है वो रॉक चट्टानों से बनी होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्र संतूर से हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि संगीत वाद्य यंत्र संतूर से कौन है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद हैं, पंडित इसराज हैं या जसराज हैं, सॉरी जसराज हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 9 नंबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा पंडित शिव कुमार शर्मा है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये हमारे क्या हैं, ये संगीत वाद्य संतर के संतूर हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि चीफ मिनिस्टर श्रमिक कल्याण प्रकल्प स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय अमित शाह फॉर वीमेन ऑफ। ये कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो प्रकल्प योजना है अमित शाह के द्वारा लॉन्च की गई थी, तो ये किस राज्य की महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है। त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा या फिर झारखंड। तो करेक्ट आंसर की बात करें हम यहाँ पर 10 नंबर में, तो ये त्रिपुरा में लॉन्च की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 10 नंबर का ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। तो फ्रेंड इसमें हमने जो हमारा जो रीजनिंग का पोर्शन था वो हमने छोड़ दिया है, क्योंकि उसको हम अलग से सेपरेट कवर करेंगे, क्योंकि उसको समझाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ से आईसीटी वाला हम अपना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सफारी नहीं है, लिनक्स नहीं है, विंडोज नहीं है या फिर मैक ओएस नहीं है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हमारा 26 है, 26 में जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये हमारा लिनक्स जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन जो हमारा ये क्या है, ये एप्पल का सफारी जो एंड्रॉयड सिस्टम होता है, जो एप्पल में होता है सफारी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। ये कह रहा है कि जो रोम इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, रोम की यहाँ पर क्या पूछी गई है, फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या होता है, रैंडम ओनली मेमोरी होता है, रीड आउट मेमोरी होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रैशनल ओनली मेमोरी होता है। तो सबको पता है रीड ओनली मेमोरी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई टी में का अर्थ एक डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कह रहा है कि इन आई टी मीन्स दैट द डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इन बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। वो कह रहा है कि आईटी का मतलब ये होता है कि जो डेटा अवेलेबल होता है वो डेटाबेस में उसका इन बोथ एक्यूरेट, यानी दोनों एक्यूरेट और कंसिस्टेंट में होता है। तो क्या क्या उसे कहलाता है, वो क्या कहलाता है, इसे यहाँ पर हमें बताना है। तो ये डेटा सिक्योरिटी कहलाता है, डेटा अवेलेबिलिटी कहलाता है, डेटा बाइंडिंग कहलाता है या फिर डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा इंटीग्रिटी कहलाता है। यानी आईटी में डेटा इंटीग्रिटी का अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का सही और संगतपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डी वाला हो जाएगा। डाटा यानी जिसे बोलते हैं डेटा इंटेग्रिटी। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को के अंत में ले जाता है। यहाँ पर यूजिंग द एंड की, यानी जो एंड की है इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट में जो एंड की को यूज करते समय प्रोसेसर मूव्स, प्रोसेस जो हमें ले जाता है द कर्सर टू द एंड, यानी कर्सर के एंड में ऑफ द। तो क्या कहलाता है ये, पेज के अंत में ले जाता है, फाइल्स में, डॉक्यूमेंट में या फिर लाइन में। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की कहाँ ले जाता है, 29 में अगर हम बात करें तो ये हमको लाइन पर ले जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की होती है उसका प्रयोग हम करने में प्रोसेसर जो कर्सर होता है वो हमको लाइन पर ले जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली DBMS नहीं है। विच ऑफ दीज इज नॉट ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो DBMS क्या नहीं है, साइबेस नहीं है या फिर सेप हना नहीं है या फिर माइसॉल्व एक्सयूएल नहीं है या फिर कॉस्मस नहीं है। तो करेक्ट आंसर की बात करें 30 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा है कॉस्मोस नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि यंत्रों के निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। ये कह रहा है यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि यंत्रों में निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। इन द फॉलोइंग लिस्ट डिवाइसेस विच डिवाइसेस इज यूज इन नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है। यहाँ पर जो हमारा रिपीटर्स होता है यानी पुनरावर्तक रिपीटर, राउटर होता है, एप्लीकेंट गेटवेयर होता है, या फिर हमारा स्विच होता है। तो करेक्ट आंसर की यहाँ पर अगर हम बात करें 31 में, तो ये राउटर जो होता है वही हमारा नेटवर्क लेयर के लिए हमारा यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग यूज टू ट्रांसमिट डेटा इन ऑप्टिकल फाइबर। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है वो यूज किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑप्टिकल फाइबर में डाटा भेजने के लिए किया जाता है। तो वाइब्रेशन का यूज किया जाता है, या लाइट का यूज किया जाता है, साउंड का, या फिर इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, या फिर वाइब्रेट का, या फिर लाइट का, या फिर हमारा वाइब्रेशन का। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें 32 में, तो हमारा क्या लाइट होता है, उसी के जरिए हमारा क्या होता है, एक ट्रांसमिट डेटा से ऑप्टिकल फाइबर को यूज करने के लिए हमारा जो होता है उसमें डेटा को भेजने के लिए हमारा प्रकाश का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के संबंध में, कह रहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है। यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वायरस डिस्क, जो वायरस डिस्क है, की फाइल सिस्टम में बदलाव कर देता है, वायरस डिस्क की फाइल में बदलाव कर देता है। यहाँ पर स्टेल्थ वायरस कर देता है, पॉलीमॉर्फिक वायरस करता है, मैक्रो वायरस करता है, या फिर क्लस्टर वायरस करता है। तो करेक्ट आंसर की अगर पर हम 33 की बात करें, तो हमारा कौन करता है, ये क्लस्टर जो वायरस होता है यही हमारा बदलाव कर देता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायोस यानी VIOS के संबंध में सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है क्या, इट इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस इन फर्मवेयर, यानी या फर्मवेयर में कंप्यूटर के निर्देशों का एक समुच्चय होता है। यानी समुच्चय का मतलब क्या होता है, फर्मवेयर होता है, यानी एक सेट होता है जिसे समुच्चय बोलते हैं। इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, ये इनपुट और जो आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं उन पर नियंत्रण करता है। फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी जो बायोस की जो फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ये है। तो यहाँ पर ये हमारे दिए गए हैं। अब इनमें से क्या है, ओनली वन, यानी 1 एंड सेकेंड सही है, ओनली 1 एंड थर्ड सही है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड सही है, या फिर ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, या सभी स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे सही हैं। तो 34 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो यहाँ पर देखिए 34 में, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा लिखा हुआ है कि इट इज़ अ सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन फर्म फाइव, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, इट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, बिल्कुल करेक्ट है। फुल फॉर्म भी जो वॉइस की होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो तीनों सही हैं। तो तीनों के लिए हमारा किस में है, ये दिया गया है कि ऑल स्टेटमेंट्स और करेक्ट, बिल्कुल डी वाला हमारा बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी पोषण आधारी हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार क्या है। तो यहाँ पर 10 है, 8 है, 2 है, या फिर 16 है। हेक्सा की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर बताना है कि 35 में कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो हेक्सा होता है वो हमारा 16 संख्या होती है इसमें। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मुस्कान ने कमानीदार तुला का प्रयोग करते हुए, यानी कमानीदार एक तुला का प्रयोग करते हुए पानी और सरसों के तेल जैसे विभिन्न माध्यमों में एक ठोस धातु की गेंद के भार का पता लगाने के लिए एक प्रयोग किया। उसने पूरे प्रयोग, उसके परिणामों और टिप्पणियों को एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया। इसे अपने सहपाठियों के साथ मैसेंजर ऐप का उपयोग करके साझा किया। ठीक है, और उसने सामग्री साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी के किस संभावित उदाहरण का प्रयोग किया। यानी जब उसने जो रिकॉर्ड किया था वीडियो, उसको एक मैसेंजर ऐप से भेजा। तो जब मैसेंजर ऐप को उसने
किस सामग्री का प्रयोग करके उसने उसे यूज किया है, ठीक है, प्रयोग करके भेजा है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो हमारा होगा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग में से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के उपकरणों के संदर्भ में सही ढंग से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर हमको सही तरीके से सम्मिलित करना है, क्या होगा। जो हमारा इंफॉर्मेशन टूल है वो टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स होता है। जो सेकंड वाला है इसमें सिचुएजिंग टूल होते हैं वो वेब ऑथरटिंग एप्लीकेशन होता है। या फिर जो हमारा थर्ड वाला है कंस्ट्रक्टिव टूल्स, सिमुलेशंस, गेम्स होता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या होगा, वो सिर्फ हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन टूल्स, टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक्स ही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला होगा। तो ए किस में है सिर्फ, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ किस में है, हमारा सी वाले में है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं, यानी शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ही आईसीटी द्वारा सीख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ होगा, वीडियो द्वारा, फ्लिप्ड लर्निंग होगा, ब्लेंडेड लर्निंग होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड लर्निंग होगा, ट्रेडिशनल लर्निंग होगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ट्रेडिशनल नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ब्लेंडेड नहीं होगा, ये फ्लिप लर्निंग होती है। तो यहाँ से घर से ही जो स्टूडेंट होते हैं वो शिक्षा पा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आईसीटी द्वारा, यहाँ पर कह रहा है कि आईसीटी द्वारा राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विद्यालय में डिजिटल संसाधनों की खोज, मिलान और वर्गीकरण करेगा और उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर एबी रूम्स की बात की गई है, क्लासरूम की बात की गई है, साइंस लैब की बात की गई है, लाइब्रेरी की बात की गई है। तो यहाँ पर 39 की बात करें तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि संसाधनों की खोज करेगा, मिलान और वर्गीकरण और करेगा, उन्हें शिक्षकों और छात्रों को उपलब्ध कराएगा। भैया पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की बात की गई, लाइब्रेरी में ही सब कुछ हो सकता है। तो आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो 40 नंबर का क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में आईसीटी क्रियान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है। आईसीटी क्रियान्वयन का मुख्य लक्ष्य नहीं है, यानी आईसीटी इम्प्लीमेंट इन एजुकेशन। तो हमारा छात्र यानी देखिए आईसीटी का मतलब मुख्य स्रोत क्या नहीं है, गोल नहीं है, यानी टू मेक स्टूडेंट टेक्नो एडिक्ट इन फ्यूचर, यानी छात्रों को भविष्य में टेक्नो एडिक्ट बनाने के लिए, या फिर छात्रों को व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, कह रहा है कि छात्रों को सूचना को संसाधित करने की क्षमता से पोषण करना या फिर गतिशील और नवोन्मेषी शिक्षण वातावरण से को घेरना। तो अगर यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा 40 नंबर का है। तो 40 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि गतिशील और नवोन्मेषी शिक्षण वातावरण से विद्यालय को घेरना, यानी द सराउंड स्कूल, बिल्कुल सही बात की गई है। डायनेमिक होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, ठीक है। कैसा कैसा इन्वायरमेंट, तो बिल्कुल सही है। टू नर्चर स्टूडेंट विद द कैपेबिलिटीज ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, कह रहा है कि टू इनेबल स्टूडेंट टू गेन अ वाइडर रेंज ऑफ नॉलेज, बिल्कुल सही है। टू मेक स्टूडेंट टेक्नो एडिक्ट इन फ्यूचर, टेक्नो एडिक्ट यानी आदी बनाना, नहीं भाई ये गलत है। तो यही जो गलत है भाई हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं अब यहाँ से हमारा जो पार्ट नंबर 4 शुरू होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट है आप, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि बच्चों के कार्य को प्रदर्शित करते समय एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी जब व्हाट थिंग्स शुड बी नोटेड व्हाइल डिफेक्टिंग द वर्क ऑफ द चाइल्ड, यानी जब आप बच्चों को कार्य दे रहे हैं तो उस समय शिक्षक को कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। रंग के माध्यम से कार्य को छोड़ना या फिर समन्वय करना, एडिंग और कोऑर्डिनेटिंग द वर्क थ्रू कलर, यानी रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना या समन्वय करना। दूसरा हमारा है, आगे दिया गया है कि कैसल इज यूज्ड एज अ बैकग्राउंड, यानी कैसल का इस्तेमाल एक बैकग्राउंड के रूप में करना चाहिए। ओनली सेकंड है, ओनली फर्स्ट है, नाइदर
वन नाइदर सेकेंड है, बोथ वन एंड सेकेंड दोनों है। तो यहाँ पर अगर हम 41 की बात करें तो हमारा जो 41 का जो करेक्ट आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कैसल इज यूज एज ए बैकग्राउंड, नहीं भाई कैसल का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कैसल यानी आपने किला कोई पीछे यूज कर दिया और उससे आपको होमवर्क दे दिया, नहीं भाई ऐसा नहीं है। रंग के माध्यम से कार्य को जोड़ना और समन्वय करना, रंग बिरंगे कलर दीजिए आप उनको, बनाइए उनसे, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए हमारा किस में है, सिर्फ एक, ए हमारा बी में है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन योजना का उदाहरण है। दीर्घकालीन, अवधि योजना, वार्षिक योजना, पाठ्य योजना, इकाई योजना। तो यानी अगर हम दीर्घकालीन लंबे समय के लिए अगर हम योजना बनाएं तो वो कौन सी होगी। तो यहाँ पर हम 42 की बात करें तो ये हमारे क्या होगी, देखिए अवधि योजना क्या होती है, 1 घंटे के लिए होती है। पाठ योजना हम एक ही पाठ बनाएंगे तो वो कुछ समय के लिए चलेगी। इकाई योजना नहीं, ये हमारी वार्षिक योजना है, अगर हम वार्षिक योजना बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी, पूरे साल चलेगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जिज्ञासा से यानी किसे जिज्ञासा से कई प्रश्न उठाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू रेस मैनी क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी क्यूरियोसिटी से कई प्रश्न उठाना, तो ये किस क्षमता के रूप में परिभाषित करेंगे हम इनको। ये हमारे क्रिटिकल थिंकिंग होगी, या फिर हमारे इनलार्जमेंट थिंकिंग होगी, या फिर कलेक्टर जो हमारी होगी, या फिर हमारे एक्सप्लोरेशन होगी। तो अगर हम 43 में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए एक्सप्लोरेशन, अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, चीज़ों को खोज रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये हमारी जिज्ञासा है कि हम नए नए चीज़ों को खोजेंगे तो हमारे माइंड में जिज्ञासा बनेगी और क्यूरियोसिटी बनेगी, जिससे हम पर्सन को खोजेंगे, पूछेंगे, जांचेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने कहा कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। यानी किसने कहा ये कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गति है। ये थॉर्नडाइक ने कहा है, या फिर विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने कहा है, या फिर बेलॉट ने कहा है, या फिर जॉन अल्फ्रेड स्टीवेंसन ने कहा है। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 44 नंबर में तो हमारा क्या होगा, तो ये हमारा किसने कहा है, जो डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हुज अ ट्रू टीचर, सच्चा शिक्षक कौन होता है, जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो, या फिर जिसने एक प्रभावशाली शैक्षिक संगठन बनाया हो, हु हैज ए बिल्ट एन इम्प्रेसिव एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। या फिर नेक्स्ट हमारा है, इसमें हमारा है जो किसी आदर्श या विश्वास से बंधा हो, या फिर जो पद या अधिकार प्राप्त करने के साधन के रूप में शिक्षण का उपयोग करता हो, यानी हु यूज टीचिंग एज अ मीन्स ऑफ एक्वायरिंग पोजीशन एंड अथॉरिटी। इसको प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक शिक्षण करता हो तो इसको हम सच्चा शिक्षक बोलेंगे, उसको हम ट्रू शिक्षक बोलेंगे, क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर यह नहीं होता है, जो सिर्फ पोजीशन और अधिकार को जमाए वो ऐसा शिक्षक नहीं होगा। हु इज बाउंड टू एन आइडियल और बिलीफ, नहीं भाई जो सिर्फ आइडियल और विश्वास में ही बंधा हो बिल्कुल वो भी नहीं होगा, यानी जो किसी अंधविश्वास में बंध जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट जो हमारे इसमें हमारा जो बी वाला है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कह रहा है कि जिसने एक प्रभावशाली शैक्षिक संगठन बनाया हो, नहीं भाई संगठन आप बनाएंगे जो समाज की मजबूरियों से मुक्त हो, यानी हु इज फ्री फ्रॉम कंपल्सन ऑफ द सोसाइटी। तो बिल्कुल वही हमारा बिल्कुल क्या होता है, सच्चा टीचर होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य एवं सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता, शिक्षण पद्धति में दक्षता एवं विषय का ज्ञान, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एलिमिनेट करें तो हम कौन सा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर निकलेगा। देखिए 46 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए
उच्च मानक स्टैंडर्डाइज नहीं करेंगे, गलत। शिक्षण पद्धति में दक्षता एवं विषय ज्ञान यानी प्राथमिक स्तर पर इतना जरूरी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। पढ़ाने की उत्सुकता नहीं भाई, धैर्य और सहिष्णुता व शिक्षण दक्षता, यानी आप क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसमें आपको धैर्य की जरूरत होगी, सिंपैथी की जरूरत होगी और शिक्षण की दक्षता भी होनी चाहिए इसमें। तो करेक्ट आंसर हमारा इन सब में, देखिए ये भी वाला विषय था, लेकिन प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो हमारा इससे सही ये वाला होगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी उपयोगी है क्योंकि यह वह वक्त की ज़रूरत है या फिर प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है। वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है। वह अभ्यर्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करती है, बिल्कुल सही है। अगर हम इनमें सब में देखें तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 47 वाला हमारा मोर करेक्ट होगा। ठीक है, या फिर हम देख लेते हैं इसमें, वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित करती है। नहीं भाई, देखिए अगर हम इन दोनों, हमारे दोनों करेक्ट हैं, लेकिन अगर दोनों में मोर करेक्ट की बात करें तो यहाँ पर वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, तो ये हमारा टेक्नोलॉजी, ये हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मापदंड पर स्व मूल्यांकन निर्धारण के प्रश्न पूछे जाते हैं। स्व मूल्यांकन यानी सेल्फ इवोल्यूशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन या फिर टेंशन। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन भी आते हैं। सेल्फ असेसमेंट में प्रोनाउंसिएशन होगा या फिर टेंशन होगा। तो 48 में अगर हम बात करें तो देखिए 48 में हमारा क्या होगा, यानी प्रोनाउंसिएशन भी होगा उसमें। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन भी होगा और टेंशन जो होगा तनाव, उसमें भी हम बात करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी दोनों हमारे हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि संचयी रिकॉर्ड कार्ड को व्यक्तित्व के मूल्यांकन के निम्नलिखित प्रकारों में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। किससे, यहाँ पर कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द पर्सनालिटी एनालिसिस कैन कम्युलेटिव रिकॉर्ड कार्ड बी क्लासिफाइड। यहाँ पर जो हमारा संचय रिकॉर्ड है, इसको व्यक्तिगत मूल्यांकन के लिए किसके अंतर्गत वर्गीकृत करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बताना है, यानी जो हमारा गैर मानकीकृत प्रशिक्षण या व्यक्तिपरक विधि है, यानी नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट या पर्सनल मेथड, स्टैंडर्ड टेस्ट और ऑब्जेक्टिव मेथड, यानी मानकीकृत प्रशिक्षण या उद्देश्य विधि, प्रोजेक्शन टेक्निक, प्रक्षेपीय टेक्निक या फिर इंस्ट्रक्शनल टेक्निक, निर्देशात्मक तकनीकी। तो यहाँ पर अगर हम 49 की बात करें तो हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा गैर मानकीकृत प्रशिक्षण या व्यक्तिपरक विधि, नॉन स्टैंडर्ड की बात करता है। तो यहाँ पर तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्यालय आधारित, तो विद्यालय आधारित यहाँ पर हम बताना है, किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। भैया ऐसा है क्या, विद्यालय बाह्य निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। आकलन बहुत किफ़ायती मितव्ययी होना चाहिए। बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो बिल्कुल ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कीमती पर अच्छे ग्रेड नहीं भाई, जहाँ पर बाह्य निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सच, नो नो नो, आकलन की वो किफ़ायती नहीं भाई, यहाँ पर हमारा हो जाएगा बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुकक्षीय की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें बहुकक्षीय में, तो यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश स्थिति औपचारिक होती है, अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, या फिर हमारे बच्चों में सहयोग कम होता है, अनुभवों की विविधता असीमित होती है। यानी क्या कह रहा है कि बहुकक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यानी इन्होंने पहले बताया है, फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि
अधिकांशता स्थिति औपचारिक होती है, या फिर अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, बच्चों में सहयोग कम होता है, या फिर अनुभवों की विविधता होती है। बिल्कुल सही बात। देखिए, वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस आर अनलिमिटेड, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कक्ष होंगे उनमें अलग अलग बच्चे बैठे होंगे और उसमें जाएगा तो हर टीचर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, तो उसमें क्या होगा, एक्सपीरियंस, वैरायटी ऑफ, उसमें हमको एक्सपीरियंस मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि माइक्रो टीचिंग वाज इन्वेंटेड बाय। माइक्रो टीचिंग किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? सूक्ष्म शिक्षण आविष्कार किसके द्वारा दिया गया था? हेलन पारखास्ट के द्वारा, पेस्टोलॉजी के द्वारा, ड्वाइट एलन के द्वारा, या फिर डेविस के द्वारा? तो करेक्ट आंसर की बात करें 52 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ड्वाइट एलन है। इन्होंने ही माइक्रो टीचिंग की का आविष्कार किया था, इन्वेंट किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संशोधित ब्लूम, यहाँ पर देखिए, संशोधित ब्लूम की टेक्नोलॉजी 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए, राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मानदंडों के एक सेट के आधार पर विचारों या काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना की श्रेणी में आता है। तो ये किस श्रेणी में आता है, तो हमको ये बताना है। ये हमारा अप्लाइंग यानी लागू करना, रिमेंबरिंग याद करना, क्रिएटिंग बनाना, इवोल्यूटिंग मूल्यांकन करना। 53 में अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए, जब ब्लूम ने जो अपनी पहली अपनी विधि जो थ्योरी दी थी, किसकी, जो टैक्सोनॉमी की, तो उसके बाद इसे संशोधित किया गया था। ठीक है, संशोधन में क्या किया गया था कि जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है, मूल्यांकन वाला, इसे सबसे लास्ट में रखा गया था। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही हमारा था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिएटिविटी था, उसके बाद क्या था, इवोल्यूशन दिया गया था ऊपर। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, यानी कह रहा है कि अध्यापक विद्यार्थी के संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अत्यधिक घनिष्ठ होनी चाहिए, वांछनीय सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, सहयोगात्मक और भय रहित होनी चाहिए, या फिर हमारी बायस पूर्वाग्रहित होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम 54 की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, अगर हम कह रहे हैं कि अत्यधिक घनिष्ठ, बहुत ज़्यादा जब आपके टीचर के साथ घनिष्ठता आ जाती है, तो वहाँ पर टीचर, जो स्टूडेंट होता है, अपने टीचर का जो रिस्पेक्ट करना, वहाँ पर उसको क्या कर देता है, रिस्पेक्ट करना बंद कर देता है और उसको एक सामान्य प्राणी समझने लग जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। वांछनीय यानी डिजायरेबल सामाजिक बिहेवियर, नहीं भाई, यानी जब चाहा जब कर लिया, जब नहीं चाहा तो नहीं करना, गलत। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अनबायस्ड, पूर्वाग्रहित, नहीं। यहाँ पर देखिए, सपोर्टिव होना चाहिए और नॉन थ्रेटनिंग होना चाहिए, यानी भय रहित होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई भी टीचर है, उनको एक ग्रुप बनाकर उनको पढ़ाना चाहता है, जब आप उनका ग्रुप बना रहे हैं तो किस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए, तो ये बताना है हमको। तो यहाँ पर हमें बताना है कि तत्काल मूल्यांकन की संभावना होनी चाहिए, यानी उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ द इमीडिएट इवोल्यूशन, पॉसिबिलिटी ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी व्यक्तिगत उपागम की संभावना होनी चाहिए। मुक्त पारस्परिक क्रिया संभावना, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन विद समान सहभागिता की संभावना होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको बताना है 55 में। तो 55 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। 55 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि तत्काल मूल्यांकन की संभावना, नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। उपस्थिति उपागम की संभावना, ये भी नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन, ये हो सकता है। पॉसिबिलिटी ऑफ इक्वल पार्टिसिपेशन, नहीं भाई। यहाँ पर देखिए, जो हमारा अगर करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पर ये कह रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन, मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना होनी चाहिए, यानी वो बिल्कुल फ्री होकर क्या करें, इंटरेक्शन करें एक दूसरे से। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक होगा। यानी अगर आप छात्र केंद्रित कोई भी दृष्टिकोण आप अपना रहे हैं तो उसमें छात्र के किन पहलुओं को समझना आवश्यक होगा।
घर और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, मानसिक क्षमताएं। तो यहाँ पर हमको बताना है कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, या फिर थर्ड सही है, या फिर सारे सही हैं, या फिर फर्स्ट एंड सेकंड सही है, या फिर सेकंड और थर्ड सही है। तो यहाँ पर हमको बताना है 56 नंबर में। तो 56 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि उसके घर और संस्कृति की पृष्ठभूमि कैसी है, बिल्कुल ये भी हम देखेंगे। स्वास्थ्य और शारीरिक ये भी देखेंगे, मानसिक क्षमता ये भी देखेंगे। तो जब जब सब सही है तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों सही हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जब शिक्षक हो तो बेहतर होगा कि छात्रों को शिक्षक के सामने अर्धवृत्ताकार के रूप में बैठाया जाए। यानी ये कह रहा है कि जब शिक्षक क्या कर रहा होगा, रिसाइटिंग पोएम्स कर रहा हो, या फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, या फिर यानी जो प्रयोग कर रहा हो, तो उसको क्या करना चाहिए, यानी जो अर्धवृत्ताकार, यानी अर्धवृत्ताकार मतलब इस तरीके से बैठा है, इस तरीके से, ठीक है। यानी ये स्टूडेंट बैठे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यानी कब बैठाना चाहिए, कविताएं पढ़ाते समय या फिर प्रयोग कर रहा हो उस समय। तो अगर हम यहाँ पर 57 नंबर की बात करें तो वो हमको उसको कब बैठाना चाहिए, तो 57 में यानी जब वो रिसाइटिंग कर रहा हो, जब रिसाइटिंग कर रहा हो तो टीचर यहाँ खड़ा हो, यहाँ पर घूम घूम के चारों तरफ ऐसे पढ़ाए, ठीक है। जब वो क्या कर रहा हो, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा हो, तब भी यहाँ पर स्टूडेंट जब दोनों ये चीज़ें करेगा तब उनको इसमें अर्धवृत्ताकार में ही बैठाना चाहिए। तो दोनों में बैठाना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य के संबंध में खेल परिदृश्य के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है। यानी यह कह रहा है कि एक शिक्षक की कौन सी भूमिका विशेष अधिगम के उद्देश्य से, विशेष अधिगम होगा के संबंध में खेल परिदृश्य और के समग्र लक्ष्यों की योजना और संचार से संबंधित है। मार्गदर्शन यानी गाइडेंस, इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षण, प्ले मेकर नाटककार, या फिर इवेलुएटर, या फिर मूल्यांकन करता। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 58 नंबर में, तो हमारा देखिए प्रशिक्षण यानी प्रशिक्षक होगा वो इंस्ट्रक्टर, जब इंस्ट्रक्ट करेगा बच्चों को तो उसमें क्या होगा, सभी जो शिक्षक हैं उनकी यही भूमिका होनी चाहिए कि वो इंस्ट्रक्टर बने, इंस्ट्रक्ट करें, जिससे कि खेल प्रदर्शन समग्र लक्ष्यों की योजना उसमें बन जाएगी और बच्चे उसके हिसाब से क्या करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा जब वो इंस्ट्रक्टर का काम करेगा, प्रशिक्षक का, तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कह रहा है कि एक शिक्षक, यहाँ पर कह रहा है कि एक शिक्षिका ने गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया। यानी कह रहा है कि एक शिक्षिका ने गतिविधि को टिप्पणियों के साथ बंद कर दिया, उसने इसे ठीक से समाप्त नहीं किया। यह छात्रों के अधिगम को प्रभावित कर सकता है। जैसे एक शिक्षिका थी, ठीक है, उसने जैसे गतिविधि चल रही थी, गतिविधि को कुछ टिप्पणियों के साथ बंद किया, कुछ उस पर टिप्पणी हो रही थी, उसने बंद कर दिया। जब उसने ऐसा जब बंद कर दिया और इसे जब ठीक से समाप्त नहीं किया, तो छात्रों के अधिगम में कौन सा प्रभाव पड़ेगा। छात्र इसे स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे। आगे देखिए, या फिर हमारा या बिल्कुल प्रभावित नहीं करेगा, या फिर यह उन्हें कोई लिखित सामग्री प्रदान नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमको बताना है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर हम 59 नंबर की बात करें तो यहाँ पर यह कह रहा है कि छात्र गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे, तो यही तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी यही प्रभाव पड़ेगा कि आपने बता तो दिया एक्टिविटी में टिप्पणियाँ कुछ कर दी, लेकिन उनको जोड़ आधा अधूरा छोड़ दिया, तो जो छात्र हैं गतिविधि को अधिगम से नहीं जोड़ पाएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वुड अफेक्ट लर्निंग इन क्लासरूम, कक्षा में अधिगम प्रभावित होगा कैसे। उत्तम समय सारणी,
विविध अ, अभिकल्पित पाठ्याचार्य यानी प्रॉपरली डिजाइंड करिकुलम, या फिर गुड प्रिंसिपल, या फिर वातानुकूलित कक्ष, ये भी नहीं होगा। यानी ऐसी वाला ये भी नहीं होगा गुड प्रिंसिपल, गुड टाइम टेबल, या फिर विविध जो अभिकल्पित पाठ्यचर्या है इससे होगा। अब दोनों में देखना है, ये दो हमने काट दिए, दो में होगा आपका आंसर। तो देखिए गुड टाइम टेबल इससे नहीं भाई, गुड टाइम टेबल आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन जब पढ़ाई नहीं होगी तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अधिगम नहीं होगा। तो प्रॉपरली डिजाइन जो करिकुलम होगा ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अध्यापक पहले संकल्पना के बारे में कुछ उदाहरण देता है, ठीक है, फिर इससे संबंधित नियम सिद्धांत के बारे में पूछता है, वह अपना रहा है। यानी क्या उसने बोला, यहाँ पर विधि पूछता है आपसे। यानी एक जो क्लास टीचर है, टीचर फर्स्ट गिव्स सम एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल दे रहा है, पहले उसने एग्जाम्पल दिए, फिर उसने आपको क्या दिया, तो फिर उसने आपको आपको टास्क दिया। तो यहाँ पर कौन सा हमारा है, कौन सी उसने उपागम को यूज किया है, इंडक्टिव अप्रोच होती है, आगमनात्मक या फिर हमारी डिटेक्टिव होती है निगमनात्मक उपागम, या फिर जो हमारी इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच होती है वो होती है अनुसंधानात्मक, या फिर जो हमारे एक्सप्लेनेटरी होती है वो वर्णनात्मक होती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर 61 में बात करें तो उसने क्या किया, पहले उसने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, उसने आपको एग्जाम्पल पहले दिया, बाद में नियम बताए। तो जब हमको पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बाद में उसके नियम बताए जाते हैं, वो हमारी होती इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव लर्निंग, उसे हम बोलते हैं इंडक्टिव आगमनात्मक उपागम। जब हमको नियम पहले बताए जाते हैं तब हमारा क्या होता है, वहाँ पर डिडक्टिव होता है। अब कैसे याद रखेंगे कि उसमें तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए जब भी, यानी एक याद रखिएगा कि जब भी पहले नियम की बात करें तो यहाँ पर देखिए नी आ रहा ना, इससे नियम जोड़ लीजिएगा। पहले नियम की बात करें तो नी इसमें आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं निगमनात्मक उपागम यानी डिटेक्टिव। और जब पहले एग्जाम्पल आए अगजा 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 अगजा, इसमें आ रहा है ना अगजाम्पल, ऐसे बोल सकते हो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो इंडक्टिव अप्रोच और डिटेक्टिव अप्रोच। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि कौन सी विधि, कह रहा है कि कौन सी विधि कतिपय योजनाओं, कौशलों और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्शक चिंतन, तर्कसंगति और परिणाम शामिल होते हैं। कौन सी विधि में, परियोजना विधि में, खोज विधि में, समस्या समाधान विधि में, या फिर खेल प्लेवे विधि में। यानी इन्होंने क्या कहा, कतिपय योग्यताओं, कौशलों और अभिवृत्ति की प्राप्ति से विमर्श, चिंतन, तर्कसंगति और परिणाम शामिल होता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Which of the method involves reflecting thinking, reasoning, and result from the achievement of the certain abilities, skills and attitude। तो इसमें कौन सी हमारी होती है विधि, क्या प्रोजेक्ट विधि होती है, या फिर डिस्कवरी विधि होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी होता है, या फिर प्ले मेथड होता है। 62 की बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 62 में देखिए प्रोजेक्ट विधि होती है, कैसी, फॉर्मेटिव, यानी शुरुआत में ही होता है, इसमें एक साथ बच्चे सीखते हैं। डिस्कवरी में कुछ खोज की जाती है, बच्चों को कुछ ऐसा दे दिया जिसमें वो खोज करें, नहीं भाई ऐसा भी नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि में सारी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या खोज या अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है। खोज और अन्वेषण विधि की यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर प्रत्येक बालक को अपने अपने लिए कुछ खोजने है तो जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। या फिर आगे जो हमारा आगे है कि बालक के स्वयं के अवलोकन से यथासंभव आधिकारिक प्रश्न उत्पन्न होने की अनुमति दी जाए। या फिर छात्र अध्यापक से मार्गदर्शन की मांग नहीं कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट हमारा है कि प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पर हमें हमें खोज विधि में के बारे में ही बताना था। क्वेश्चन भी हमारा यही था कि निम्नलिखित में से कौन खोज या फिर अन्वेषण विधि की एक विशेषता नहीं है, एक विशेषता नहीं है वो हमको बताना है। तो इसमें हमारा कौन सा नहीं होगा 63 में। देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले प्रत्येक बालक को अपने यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्येक बालक को अपने लिए कुछ खोजने हैं तो जिम्मेदार महसूस कराया जाता है, बिल्कुल सही है।
करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है कह रहा है कि सेकंड वाला कह रहा है कि बालक स्वयं के अवलोकन को यथासंभव आधिकारिक प्रश्न उत्पन्न करने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। छात्र अध्यापक से मार्गदर्शक की मांग नहीं कर सकता, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब जो हमारा गलत है वही हमारा क्या होगा, या इसमें क्या देगा, प्रत्येक बालक विभिन्न स्रोतों से समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, बिल्कुल सही है। तो थर्ड वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हमारा गलत है, यानी ये हमारा इसमें गलत है, नहीं वाला पूछा है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि इस उपागम का उपयोग सामाजिक विज्ञान विशेषकर इतिहास पढ़ाने में किया जाता है। यह एक कालानुक्रमी ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर घटनाओं और उदाहरण को दर्जा दिया जाता है। इस दृष्टिकोण को क्या कहते हैं? संकेंद्रित उपागम होता है, संचयी उपागम होता है, कालानुक्रमिक उपागम होता है, या फिर सर्पिल उपागम होता है। तो यहाँ पर 64 में बात करें तो यहाँ पर देखिए कालानुक्रमिक यहाँ पर ढांचा की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा कालानुक्रमिक उपागम हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि कमांड स्टाइल के क्लासरूम में कोरोलरी को एक रूप में जाना जाता है, यानी जो कोरोलरी कौन है ये, तो यहाँ पर कह रहा है कि क्लासरूम कोरोलरी ऑफ द कमांड स्टाइल इज नोन एज द, तो यहाँ पर किसके रूप में जाना जाता है बताना है हमको, सर्किट मेथड या डिमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, या फिर रेसिप्रोकल मेथड। तो देखिए अगर हम 65 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है करिकुलरी, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि साइलेंट वेट टेक्निक का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। साइलेंट वेट टेक्निक यूज्ड इन विच मेथड, तो ये हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, फंक्शनल मेथड होता है, या फिर स्ट्रक्चरल मेथड होता है। तो यहाँ पर हम 66 में अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में हम साइलेंट तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कह रहा है कि कक्षा में शिक्षण सामग्री का क्या मतलब है। इसमें कह रहा है कि अराउजिस क्यूरोसिटी, यानी इससे उत्सुकता बढ़ती है। ब्रेक्स मोनोटरी, इससे एकाकीपन समाप्त होता है। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, या प्रशासनिक अपेक्षा है। इनहेंस लर्निंग, इससे अधिगम में वृद्धि होती है। तो 77 की बात करें तो इसमें इनहेंस लर्निंग, इसमें अधिगम की वृद्धि होती है, यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षाओं में अधिगम का विकास निम्नलिखित में से किससे होता है। अधिगम का विकास किससे होता है, श्रव्य दृश्य उपकरणों द्वारा होता है, ब्लैक बोर्ड द्वारा होता है, व्याख्यान विधि होता है, प्रश्न तकनीकी विधि से होता है, यानी क्वेश्चनिंग टेक्निक विधि से होता है, या फिर हमारा जो ऑडियो विजुअल जो हमारी एड्स होते हैं, ठीक है, उनसे होता है। तो यहाँ पर हमको बताना है 68 में। तो देखिए यहाँ पर सबसे जब ऑडियो और वीडियो जो हमारे विजुअल दृश्य होंगे, ऑडियो और विजुअल जो दृश्य होंगे, एड्स होंगे, उनसे हमको बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, उनसे अधिगम बहुत ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मूल्यांकन एक दिए गए परिदृश्य को परिणाम बताने की एक प्रक्रिया है, या फिर मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ज्ञात उद्देश्य के सापेक्ष जानकारी प्राप्त हो जाती है। या फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा है कह रहा है कि मूल्यांकन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों जानकारियों पर विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन कतिपय परीक्षाओं पर ग्रेड नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अगर हम 69 की बात करें तो हमारा 69 में क्या होगा, यही हमारा सी वाला होगा। मूल्यांकन मात्रात्मक भी है, गुणात्मक भी है, दोनों की जानकारियों को विचार करके किसी परिदृश्य पर मूल्यांकन निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे कह रहा है कि वह त्रुटियों के बारे में बताने से पहले प्रशंसा करती है। इन त्रुटियों के बारे में सुधारात्मक उपाय सुझाना वह किस प्रकार का मूल्यांकन अपना रही है। यानी कोई भी जैसे कि बच्चे ने त्रुटि की तो पहले उसकी हमने प्रशंसा कर दी, बाद में हमने उन त्रुटियों को सुधारा, तो इस मूल्यांकन को हम क्या कहेंगे,
यह विद्यार्थियों के प्रबल पक्ष और अधिगम संबंधी ज़रूरतों को पहचानने में सहायता करता है। या फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यह आशा करता है कि विद्यार्थी गलतियां करें, या यह निर्णयात्मक है, या फिर यह सहपाठी आकलन और स्व आकलन की अनुमति देता है। तो इसमें अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें जो हमारा 70 नंबर का है, तो इसमें देखिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 70 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूल्यांकन कर, ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है इट इज ए जजमेंटल, यह निर्णयात्मक होता है, हम किस तरीके से निर्णय लेते हैं उन चीज़ों का। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा पार्ट 5 है, इसमें डोमेन नॉलेज है हमारा, जिसमें एक्सपेरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी होगा और NAP 2020 होगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो हमारा इसमें क्वेश्चन है यानी 71 का, तो इसमें कह रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन शीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रत्याशित किया जाता है, यानी ऊपर हम इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सही रहता है। विच एरियाज ऑफ लिसनिंग आर स्ट्रेस्ड अपॉन वाइल मेकिंग एन ऑब्जर्वेशनल शीट, यानी कह रहा है कि किस एरिया को यानी श्रवण करते समय ऑब्जर्वेशन शीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जाता है, यानी उन पर स्ट्रेस किया जाता है। तो बताना है ऊंचे स्वर में कहानी पढ़ते समय विद्यार्थी को उनका हाथ कैसे रखें, ये बताना है। या फिर कक्षा की भाषा का उपयोग करना है, या फिर हमको बताना है कि बुद्धिमानी से उच्चारण करना है, या फिर अर्थ को साबित करना है, टू प्रूव द मीनिंग। तो देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी सीट का श्रवण करते समय, तो हमको क्या करना चाहिए कि किस क्षेत्र को, क्षेत्र इसमें हमारा है कि हम उस जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका जो अर्थ है उसको सही तरीके से हम प्रस्तुत करें, वही हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इसमें हमारा हो जाएगा अर्थ को साबित करना, यानी टू प्रूव द मीनिंग। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चों और पर्यावरण को जोड़ता है, यानी कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय घोषणा या समझौता नहीं है जो बच्चों को जोड़ता है। 2000 यानी G8 इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कम्युनिक, यानी 2001 G8 पर्यावरण मंत्रियों का संचार, आवास एजेंडा 1990, या फिर बच्चे के अधिकारों का सम्मेलन 1989, या फिर हमारा यहाँ पर दिया गया है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैविक विविधता सम्मेलन। तो ये हमारा लॉजिकल क्वेश्चन है, जब आता होगा तभी तो आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर ए वाला, यानी G8 इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री कम्युनिक, तो यानी G8 पर्यावरण मंत्रियों का संचार, तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी गतिविधि में कह रहा है कि किस गतिविधि में भाषा छात्र की अपनी भाषा है, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो। यहाँ पर डिलेड कॉपिंग यानी विलंबित प्रतिलिपि, स्टेट कॉपी सीधे नकल करना डिक्टेशन में, या फिर फ्री राइटिंग में। तो यहाँ पर अगर हम 73 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फ्री राइटिंग, यानी अगर उनको फ्री राइटिंग यानी मुक्त लेखन करवाओगे तो कोई भी भाषा है तो उनको वो आसानी तरीके से वो लिखेंगे, कॉपी करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि शब्द स्तर की लेखन गतिविधि में लेखन के अंतर्गत क्या आता है, तस्वीरों के लिए शीर्षक या फिर शब्द पहली। तो यहाँ पर देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जब हम वर्ड कम्स अंडर राइटिंग ऑफ वर्ड लेवल, जब हम वर्ड लेवल की राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है। तो 74 की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें हमारा लेवल तस्वीरों के लिए भी शीर्षक होते हैं, शब्द पहले भी होते हैं, तो दोनों सही हो जाएंगे। बी यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बाकी स्तर पर लेखन गतिविधि के अंतर्गत क्या आता है। बाकी लेखन अभी हम ऊपर देखे थे वर्ड लेखन, तो पत्रों के लिए स्पीच, ठीक है, या बबल, या अन्य विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सरल प्रश्न लिखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा 75 में अगर हम बात करें तो 75 में भी हमारा क्या होगा, इसमें देखिए इसमें भी हमारे दोनों हो जाएंगे, पत्रों के लिए स्पीच लिखना, ठीक है, अन्य विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सरल वाक्य लिखना, ये भी ठीक है, तो बोथ ए एंड बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शून्य का शिक्षण किस मॉडल का उपयोग करके किया जाता है। शून्य का 2 चरण मॉडल होता है, 3 चरण मॉडल होता है, 5 चरण मॉडल होता है, 4 चरण मॉडल होता है। तो जो हमारी लिसनिंग होती है वो कितने चरण की होती है, वो हमारी 3 स्टेज मॉडल होता है, 3 चरण मॉडल होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हमारा 2 यानी 3 चरण मॉडल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त गतिविधियों से संबंधित सत्य सत्य नहीं है। यानी कह रहा है कि कौन इनमें से कौन सा मुक्त, यानी इंग्लिश में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फ्री एक्टिविटीज। फ्री एक्टिविटीज के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, तो ये बताना है हमको। एक वास्तविक संचार, देयर इज जीनियस कम्युनिकेशन, द एटमॉस्फेयर शुड बी इनफॉर्मल, वातावरण अनौपचारिक होना चाहिए, या फिर वहाँ अक्सर एक खेल तत्व हो, या फिर वे भाषा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ पर 77 की बात करें तो ये ऐसा, जब हम किसी एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो भाषा पर ध्यान केंद्रित होते हैं, ये गलत है। भाषा पर ध्यान वो केंद्रित नहीं होते हैं, वो एक्टिविटी जब करते हैं तो भाषा पर ध्यान नहीं करते हैं, तो गलत। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला तो बिल्कुल सही भी हमारा डी वाला ही रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि शुरुआती किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति के कारण होती है, समीपस्थ के कारण, विपरीत हाथ से या फिर सिर से पैर, या फिर सिर से मस्तक। यानी शुरुआती जब किशोर है तो उनके जो विकास दर होती है तो पैरों में, तो वो कैसी होती है, तो यहाँ पर बताना है। देखिए, ये विपरीत हाथ से पैर की तरफ होती है, हाथ से सिर की तरफ होती है, हाथ से सिर। यानी आपका ये हाथ है, ये सिर है, तो आपकी इस तरीके से होगी, ऊपर के लिए होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी वाला। आगे देखिए। हर व्यक्ति को मैंने मैंने की सच्चाई दिखाई है, बाकी पर चर्चा करने का उद्देश्य। हर व्यक्ति को मैंने की सच्चाई दिखाई है, बाकी पर चर्चा करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को भाषा नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना, बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, बच्चों को सर्वनाम का प्रयोग कराना, बच्चों की क्रिया के प्रयोग कराना। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों के भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना है। तो यानी हर व्यक्ति को मैंने ही मैं यहाँ पर कह रहा है हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई है। तो यानी हर व्यक्ति को मैंने ही, यहाँ पर स्ट्रेस दे रहा है मैंने ही, यहाँ पर नियमबद्ध जो प्रकृति होती है उसको यहाँ पर बताने की जरूरत है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण क्या बदलाव हो सकता है। भूमंडलीकरण, उष्मा, या फिर वैश्विक शीतलन, वैश्विक प्रतिक्रियाएं, या फिर भूमंडलीकरण। तो यहाँ पर 80 की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूमंडलीकरण उष्मीकरण हो सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए। कह रहा है कि नई से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। कर्नाटक है, केरला है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो अगर हम 81 की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्नाटक ने सबसे पहले ये नीति को लागू किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है। परखर का किया गया है, NHERC का किया गया है, NRF का किया गया है, या फिर गिफ्ट का किया गया है। तो हम 82 की बात करें तो यहाँ पर हमारा परख के, यहाँ पर किसका किया गया है, परख का गठन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। 2020 के तहत मानक निर्धारित करने के लिए परख का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कला कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। यानी कह रहा है कि NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने और अनुसंधान क्षमता के निर्माण के लिए शीर्ष निकाय के रूप में बनाया जाएगा। क्या राष्ट्रीय आयोग फाउंडेशन होगा, या फिर हमारा उच्च आयोग शिक्षा होगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमको बताना है 83 नंबर में। तो 83 में क्या होगा, यानी ये होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 में किस शैक्षिक पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। MPhil को, PhD को, MBBS को, या फिर BEd को। तो यहाँ पर MPhil को समाप्त कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 84 में ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक बढ़ाकर 50% किया जाना है, 28 तक, 30 तक, 25, 35 तक या फिर 36 तक। यानी कह रहा है कि हायर एजुकेशन बाय विच ईयर द ग्रोस इनरोलमेंट रेशन इज द रेस्ट टू 50%। तो 85 में बताना है कि 50% तक कब तक कि हमारा अनुपात हमारी एक किस वर्ष तक के लिए बताया गया है। ये हमारा 2035 तक के लक्ष्य है हमारा, तो यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कार्ल रोजर्स के अनुसार अनुभव जानने अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल सिद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना, परीक्षा में उच्च अंक लाना, सामूहिक अनुशासन सिखाना, व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देना। देखिए इस तरीके के ये जो आपको क्वेश्चन है अगर आते भी नहीं है तब भी सही कर लेंगे। कैसे, केबल वाला गलत हो जाएगा, परीक्षा में उच्च अंक लाना ये भी सही हो जाएगा, सामूहिक अनुशासन ये भी गलत हो जाएगा, तो डी वाला यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिगत परिवर्तन और विकास को बढ़ावा देना, डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम में दक्षता आधारित उपागम को निम्नलिखित में से क्या एक सीमा नहीं है दक्षता। यानी यहाँ पर हम इंग्लिश में देखते हैं, कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज एन लिमिटेशन ऑफ द कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच टू लर्निंग। ठीक है, आगे तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा ऐसी दक्षताओं के लिए क्रियाएं और परीक्षण प्रश्न बनाना सदैव व्यवहारिक नहीं होता। यहाँ पर सभी विद्यालयों में अधिगम वातावरण अधिगम को इष्टतम बनाने के लिए सहायक नहीं है। या फिर हमारा कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण कम अधिगम प्राप्तकर्ताओं के ग्रेड में सुधार करने के लिए सहायक है। तो या फिर हमारा जो नेक्स्ट है इसमें यह कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम संबंधी गति में विभिन्नता के कारण अध्यापक की सभी विद्यार्थियों तक पहुंच संभव नहीं होती। तो 87 की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो गलत है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम संबंधी गति में भिन्नता के कारण अध्यापक की सभी विद्यार्थियों तक पहुँच संभव नहीं होती। गलत भाई, क्यों नहीं हो सकती है आज तक इसलिए स्टूडेंट क्लास में। ठीक है, तो हमारा डी वाला यहाँ पर करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या संबंध है। तो कक्षा में दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या संबंध है। यहाँ कार्यकलाप आधारित यानी एक्टिविटी बेस्ड टेक्निक होनी चाहिए। बालकों को विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, या फिर रटन, यहाँ पर लिखा है रटन अधिगम स्वाभाविक अंतरण, या फिर अध्यापक केंद्रित। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 88 में, तो देखिए दक्षता अगर हमें किसी चीज़ में लानी है तो उससे संबंधित दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या, दक्षता अगर हमें लानी है तो वो कैसे आएगी, वो रटन अधिगम जैसे स्व अधिगम में अंतरण करना है, शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू सेल्फ लर्निंग। यानी हमको क्या करना है, रटंत विद्या से हमको क्या कहाँ जाना है, स्वयं की जो सेल्फ लर्निंग होती है उसमें हमको दबाव डालना है, उसमें चेंज करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉट, कह रहा है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज नॉट प्रेफर्ड बिकॉज अनुभवनात्मक अधिगम को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर यह स्वनिर्देशित अधिगम को बढ़ावा देता है, या अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, ना कि उसके परिणामों पर। यह कक्षा में विभेदी अनुदेश को शामिल करता है, या फिर ICT यहाँ पर कह रहा है कि यह ICT का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। अनुभव 89, तो देखिए इसमें क्या है, यह कक्षा में विभेदी डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन को शामिल करता है। तो यही तो हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षक जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में योग्यता आधारित व्यापक उपागम की सीमाएं क्या हैं। दक्षताओं उपदक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधियों और प्रशिक्षण वस्तुओं की डिजाइनिंग हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकती, क्योंकि सीखने की गति छात्र से छात्र में भिन्न होती है। इसलिए यह बहुत कठिन है कि शिक्षक छात्रों को निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए हो। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, हमारा इसमें दोनों सही हैं, या फिर एक सही है, या फिर ये सेकंड वाला सही है, या फिर एक नहीं सही है। तो यहाँ पर हम बताएं तो देखिए
देखिए, दक्षताओं और उप दक्षताओं की विस्तृत सूची के लिए गतिविधियों और प्रशिक्षण वस्तुओं की डिजाइनिंग हमेशा व्यवहारिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। चूँकि सीखने की गति छात्रों की अलग अलग होती है, जिससे कि प्राप्त सीमा जैसे एक निर्धारित समय के भीतर दक्षताओं को प्राप्त करने में मदद करने के लिए बिल्कुल जैसे कि एक निर्धारित होती है। यानी आप जैसे कि भिन्न भिन्न अलग स्टूडेंट हैं, कुछ धीमे सीखता है, कुछ उसका ज़्यादा जल्दी सीख लेता है, तो उनको हम निर्धारित समय में नहीं सिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे दोनों सही हो जाएंगे, तो यानी दोनों हमारे सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि अनुभवनात्मक शिक्षा शिक्षा में चिंतन रिफ्लेक्शन का क्या महत्व है। रिफ्लेक्शन का, यह केवल समय की बर्बादी है, गलत भाई। यह अनुभव से प्राप्त जानकारी को समझने और विश्लेषण करने में मदद करता है, या केवल तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा 91 में, ठीक है। जहाँ भी केवल देखिए आपको काट देना है, ठीक है। बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आधारित अधिगम का चौथा चरण है, यानी चौथवा चरण है। प्लान, दोहराना, या फिर गतिविधि का योजना, या फिर प्रवृत्ति रिफ्लेक्टिविटी। तो 92 की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी यानी दोहराना। ये हमारा क्या है, चौथा चरण का आधारित गतिविधि का चरण है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के समान योग्यता समूहन का सही लाभ है। योग्यता समूहन का, गणित और भाषा जैसे विषयों में समूह गतिविधियों के लिए प्रभावी, या फिर छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है, तो 93 में हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो 93 में हमारे दोनों सही हो जाएंगे। देखिए क्या, गणित और भाषा जैसे समूह गतिविधियों के लिए प्रभावी होता है, छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकता है, ठीक है। दोनों हमारा सही हो जाएंगे, बी एड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रियाकलाप आधारित उपागम के क्या लाभ हैं। तो क्रियाकलाप यह अपनी शैली में शिक्षण और तथा अधिगम की गति का निर्धारण करने के लिए कार्य क्षेत्र उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल सही है। आगे क्या है, यह कह रहा है कि यह स्व अधिगम की क्षमता विकसित करता है, बिल्कुल सही है। आगे क्या लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों में खोजी क्षमताओं एवं स्वयं के ज्ञान का मूल्यांकन तथा नए ज्ञान की संरचना जैसी क्षमताओं का विकास करता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों सही है, तो तीनों वाला जो हमारा होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्ल रोजर्स ने अधिगम को दो प्रकारों में विभाजित किया, जिसमें उसमें संज्ञानात्मक अधिगम यानी व्यवहारिक ज्ञान जो जीवन में लागू होता है, संज्ञान कॉग्निटिव भावनात्मक अनुभवों पर आधारित होता है, अर्थहीन ज्ञान जैसे शब्दावली या गुण तालिका याद करना, समूह चर्चा पर केंद्रित करना। तो यहाँ पर हमको 95 में बताना है, तो 95 में हमारा क्या हो जाएगा, अर्थहीन जो जैसे शब्दावली या गुणन तालिका याद करना, इस पर हमारा क्या होता है, अधिगम होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 यानी 2020 के अनुसार विद्यालयों में कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, किसी विदेशी भाषा में होना चाहिए, ये तो भैया गलत है। इंग्लिश में होना चाहिए, नहीं। राष्ट्रभाषा में होना चाहिए, नहीं। मदर टंग में होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका क्या है। 5 से 10 वर्ष की आयु तक, ऐसा है क्या। या फिर हमारा कह रहा है कि एक कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा, या फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि कक्षा 8 तक, या फिर कह रहा है कि 3 से 5 वर्ष तक की आयु तक प्राप्ति। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 3 से 5 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चे जो हैं बाल वाटिका में ही पढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। 97, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि कह रहा है कि स्तर पर पाठ्यपुस्तकों से इतर पढ़ने और प्रयोग के लिए रुचिपूर्ण पुस्तकों के विकास और लोकप्रिय बनाने की बात किस दस्तावेज में की गई है। कोठारी योग में, या फिर NP 1986 में, NCF 2005 में, या NEP 2020 में। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें 98 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा NPE 1986 में बात की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि NEP यानी 2020 ने प्रत्येक स्कूल में अध्यापक छात्रों के किस अनुपात की कामना की है, 1:40 रेशियो की, 1:30 रेशियो की, या 1:32, 1:35। तो यहाँ पर 1:40 की रेशियो की बात की गई है, यानी एक शिक्षक के ऊपर कितने होंगे, 40 स्टूडेंट होंगे, ये रेशियो रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है।
एक आगे देखिए, आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करना है। तो 100% की नामांकन की बात करें तो यहाँ पर देखिए 100% नामांकन सकल नामांकन करना है तो ये हमारा 2030 तक है। तो अब अभी 25 तक था लेकिन अब बढ़ गया है, अब कितना हो गया 2030 तक हो गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ तक हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा लैंग्वेज कम्पिटेंसी वाला जो हमारा है जिसमें हिंदी और इंग्लिश वाला है, ये हम बिल्कुल सेपरेट जो है वीडियो बनाएंगे इसको, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो गया है।